हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल मेंस का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 26 तारीख को। उसके लिए एक्सपेक्टेड कंप्यूटर के क्वेश्चंस और सारे क्वेश्चंस टीसीएस के पीवाईक्यूज यहाँ पर रहेंगे। दोस्तों प्लेलिस्ट के अंदर विज़िट कर लो, जहाँ पर आपको टीसीएस के पीवाईक्यूज कंप्यूटर के देखने को मिल जाएंगे, फुल्ली एक्सप्लेन्ड। कहीं पर भी आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो फटाफट से जाओ प्लेलिस्ट के अंदर विजिट करो। एसएससी सीजीएल कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट को आपको कंप्लीट करना है, प्लस में आपको रिवीजन कर लेना है। जो भी टाइम आपके पास बचा है, मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई माई का लाल कंप्यूटर के अंदर फेल करने वाला नहीं रहेगा। डायरेक्ट आपको एग्जाम के अंदर वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ following memory types ranked from slowest to fastest in term of access time। access time के अकॉर्डिंग मेमोरीज को यहाँ पर आपको अरेंज करना है स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट पर। ए यहाँ पर दे रखा कैश, सेकंड दे रखा CD रोम, थर्ड दे रखा है हार्ड डिस्क, फिर दे रखा रैम, फिर दे रखा आपका रजिस्टर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो रजिस्टर जो रहेगी आपकी फास्टेस्ट मेमोरी रहती है, तो ई जो है आपका लास्ट में आएगा बिल्कुल। ठीक है, तो सेकंड इसका गलत हो जाएगा, फोर्थ इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन रिमूव यहाँ पर करेंगे। रजिस्टर से कम स्पीड किसकी होती है? कैश की। तो सेकंड लास्ट पर क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ए देखने को नहीं मिल रहा है। ए की ऑप्शन के अंदर आपको देखने को मिल रहा है थर्ड के अंदर, तो ऑप्शन थर्ड ही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, रजिस्टर आपकी फास्टेस्ट मेमोरी रहती है, कैश से भी। इसको आपको याद करना है, कन्फ्यूजन किसी भी प्रकार का आपको नहीं लेना है। CD रोम की यहाँ पर बात करें, सबसे पहले मैं आपको मेमोरीज का लेवल दिखा देता हूँ। ये दोस्तों आपका लेवल होता है लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। नीचे से ऊपर एक्सेस टाइम, जो आपकी मेमोरी की स्पीड है वो बढ़ती है। सबसे ज़्यादा स्पीड रजिस्टर की होती है, फिर होती है कैश की। कैश आपकी प्रेजेंट होती है लेवल 1 के ऊपर, लेवल 0 पे रजिस्टर, फिर आती है आपकी मेन मेमोरी जिसके अंदर आपका रैम आ जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका डिस्क कैश, फिर आती है आपकी मैग्नेटिक डिस्क, फिर आती है आपकी ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क। अब यहाँ पर अगर ये पूछ लिया जाए कि CD रोम और हार्ड डिस्क के अंदर किसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो बी पहले आ रहा है, सी बाद में आ रहा है। तो CD रोम जो है स्लोएस्ट है, क्योंकि CD रोम आपकी एक प्रकार की क्या है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस रहेगी। CD रोम कैसी कौन सी डिवाइस होती है? ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, जो कि आपको बिल्कुल नीचे लेवल 5 के अंदर यहाँ पर देखने को मिलती है। हार्ड डिस्क की बात करें तो ये आपकी मैग्नेटिक डिस्क के अंदर आती है, ये लेवल 4 के अंदर होती है आपकी। ठीक है, तो ऑप्टिकल डिस्क जो रहेगी उसका एक्सेस टाइम कम रहेगा यहाँ पर हार्ड डिस्क के कंपैरिजन के अंदर। एग्जांपल आपको ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस के याद होने चाहिए। पहले तो आ जाता है आपका CD रोम, फिर आता है आपका ब्लू रे, एक आता है आपका DVD रोम, एक होता है CD-RW। CD-RW की फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछ जाती है। CD और RW की हो जाएगी री राइटेबल। ठीक है, वही मैग्नेटिक डिस्क के अंदर एग्जांपल्स की बात करें तो ये हार्ड डिस्क एक हो गया आपका, एक हो गया आपका फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, ये आपके किसके अंदर आते हैं? हार्ड डिस्क के अंदर आते हैं। कैश यहाँ पर बात करें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स, तो कैश आपको कहाँ पर देखने को मिलती है? ये क्या करती है? फास्ट करती है स्पीड को, जो हमारा सिस्टम होता है उसकी स्पीड को फास्ट करने का कार्य करती है, जो ऑपरेशंस होते हैं उनको फास्ट करने का कार्य करती है। और कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? CPU और प्राइमरी मेमोरी के अंदर, प्राइमरी मेमोरी के बीच में आपको यहाँ पर कैश देखने को मिलती है। रजिस्टर की बात करें, काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो लिमिटेड साइज़ का रहता है, स्मॉल साइज़ इसका होता है। और इसका कार्य क्या होता है? यहाँ पर डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया जाता है। डिफरेंट काइंड्स के आपके रजिस्टर होते हैं, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, स्पेस भी नहीं है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रिंटर? निम्नलिखित में से
प्रिंटर के बारे में कौन सा कथन सत्य है। प्रिंटर के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। स्पीड किसमें मापी जाती है, स्पीड मापी जाती है डॉट्स पर इंच DPI के अंदर। रिजोल्यूशन की बात करें तो रिजोल्यूशन मापा जाता है पेजेस पर मिनट PPM के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट दे रखा है इंकजेट प्रिंटर प्रिंट एनी शेप्स ऑफ कैरेक्टर्स डिफरेंट साइज ऑफ प्रिंट्स एंड ग्राफिक्स सच एज चार्ट और ग्राफ्स। इंकजेट प्रिंटर जो रहेंगे ये प्रिंट करते हैं किसी भी शेप के कैरेक्टर को, चाहे वो आपका चार्ट हो या कोई भी ग्राफ हो, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है ड्रम प्रिंटर, वही यहाँ पर दे रखा है ड्रम प्रिंटर मैनी स्पेशल कैरेक्टर्स को यहाँ पर प्रिंट करने का कार्य करते हैं, जैसे चार्ट वगैरह हो गया। तो ये दो स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दे रखी हैं। दोस्तों ये जो फीचर रहता है मैनी स्पेशल कैरेक्टर प्रिंट्स करने का और डिफरेंट साइज़ के प्रिंट और ग्राफिक्स प्रिंट करने, डिफरेंट साइज़ के प्रिंट और ग्राफिक्स निकालने का, ये फीचर होता है आपका डॉट मैट्रिक्स का। न ही आपको ड्रम प्रिंटर के अंदर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा और न ही आपको ये इंकजेट प्रिंटर के अंदर देखने को मिलेगा। इट इज़ ए फीचर ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स क्या करता है, प्रिंट एनी शेप ऑफ कैरेक्टर। ठीक है। और डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का प्रिंटर होता है आपका, एक इम्पैक्ट प्रिंटर रहेगा। प्रिंटर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक। अब आता है एग्जाम के अंदर पूछा गया था इनमें से कौन सा कैरेक्टर प्रिंटर है, तो वहाँ पर था डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स हो गया और एक हो गया डेजी व्हील। ये दोनों आपके कैरेक्टर प्रिंटर रहते हैं। लाइन प्रिंटर भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो लाइन प्रिंटर कौन कौन से हो गए, चेन और ड्रम, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, ठीक है। तो डिफरेंट साइज़ के यहाँ पर डिफरेंट कैरेक्टर्स प्रिंट करने का कार्य कौन करेगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर करेगा। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट राइट रहेगा, नाइदर वन नोर टू, ऑप्शन सेकंड आपका राइट रहेगा। इंकजेट प्रिंटर आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप रहेगी। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आपके इंकजेट आते हैं और लेजर प्रिंटर आपको देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू नेटवर्क डिवाइस आर ट्रू और फॉल्स। बताएं कि नेटवर्क डिवाइस से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या गलत है। फर्स्ट दे रखा है यहाँ पर, ए स्विच इज एन एनालॉग डिवाइस दैट रीजनरेट द सिग्नल्स ऑन केबल्स टू विच इट इज़ कनेक्टेड। ये बोल रहा है सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए स्विच का यूज किया जाता है, जो कि एक प्रकार की एनालॉग डिवाइस है, जो कि पूरी तरह से गलत है। जब हम लॉन्ग डिस्टेंस पर सिग्नल्स भेजते हैं तो कुछ डिस्टेंस पर जाने के बाद सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है, तो इसीलिए जगह जगह पर क्या लगाए जाते हैं, रिपीटर लगाए जाते हैं, ताकि सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो ये ये होगा आपका रिपीटर नॉट स्विच, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट, ए रिपीटर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स और कम्युनिकेटिंग डिवाइस। रिपीटर बोल रखा है यहाँ पर एक नेटवर्किंग डिवाइस बिल्कुल है, जो कनेक्ट करती है मल्टीपल कंप्यूटर्स को, कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस को। तो ये भी आपका पूरी तरह से गलत हो जाएगा। स्विच जो रहेगी वो कनेक्ट करता है मल्टीपल कंप्यूटर्स को, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट है, ये भी आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। दोनों यहाँ पर अपोजिट दे रखी हैं, तो फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। एक और टर्म आपको याद रखनी है, राउटर। ये सीजीएल के अंदर पूछा गया था। राउटर का काम क्या होता है, ये क्या करता है, डेटा को रिसीव करता है। पहले डेटा को रिसीव करने के बाद उसे एनालाइज करता है, एनालाइज करने के बाद ट्रांसमिट करता है टू अदर नेटवर्क, ठीक है। एक टर्म आती है गेटवे, तो ये भी एग्जाम में पूछता है। सीधा आ जाता है एंट्री और एग्जिट पॉइंट, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ नेटवर्क कौन होता है, तो ये रहेगा आपका गेटवे रहेगा, ठीक है।
कोई भी यहाँ पर डाटा आएगा या कोई भी डाटा यहाँ पर जाएगा वो सबसे पहले पास हुआ किसके अंदर से, गेटवे के अंदर से। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कुकीज़ आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिएंट कुकीज़। कौन सी कुकीज़ को ट्रांजिएंट कुकीज़ के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो सेशन कुकीज़ को ट्रांजिएंट कुकीज़ के नाम से जाना जाता है, या इसको बोले पर सेशन, पर सेशन। सेशन कुकीज़ कौन सी होती हैं, ये क्या करती हैं, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का कार्य करती हैं। जब हम किसी वेबसाइट पर क्या करते हैं, विजिट करते हैं, स्टोर इन्फॉर्मेशन व्हाइल यूजर इज विजिटिंग ऑन द वेबसाइट। तो जैसे हम किसी भी वेबसाइट पर क्या करेंगे, विजिट करेंगे, तो ये जो सेशन कुकीज़ हैं ये यूज़र की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का कार्य करती हैं। और हम जैसे ही सेशन को क्लोज करते हैं तो ये अपने आप ही क्या हो जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं। एक होती है आपकी थर्ड पार्टी कुकीज़। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब हम किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर कुछ भी आइटम अपनी कार्ट के अंदर ऐड करते हैं और जब हम किसी दूसरी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको उससे रिलेटेड ही एड्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये होती हैं आपकी थर्ड पार्टी कुकीज़। ये आपकी डेटा को शेयर करती हैं विदाउट योर नॉलेज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर वायरस, काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कंप्यूटर वायरस के संबंध में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। तो हल्का सा सवाल है। इट इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्राम विच कॉपीज इट्स सेल्फ टू इन्फेक्ट ए कंप्यूटर विदाउट द परमिशन एंड नॉलेज ऑफ द यूज़र। ये क्या होता है, पुराना कंप्यूटर होता है जो अपनी ही कॉपीज़ क्या करता है, प्रोड्यूस यहाँ पर करता है और इन्फेक्ट करता है कंप्यूटर को विदाउट नॉलेज ऑफ द यूज़र। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर आपका बनेगा। एग्जाम्पल वायरस के आपसे पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से रहेंगे, तो लिख लो क्रिप्टोलॉकर, एक है आई लव यू। तो आई लव यू भी आपका क्या है, एक वायरस है, इससे बचकर रहो भाई। ठीक है, एक होता है स्टक्सनेट। तो सीधे आपको ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। वोम के अंदर और वायरस के अंदर मेन डिफरेंस क्या है। वोम को किसी भी होस्ट प्रोग्राम की नीड नहीं होती है, जबकि वायरस को होस्ट प्रोग्राम की नीड होती है। और इसके अंदर जो मेन रोल प्ले करते हैं वो ह्यूमंस ही रोल प्ले करते हैं। किसी इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर को, किसी करप्टेड सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं और उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए वायरस आपके सिस्टम के अंदर एंटर कर जाता है। तो इसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन होता है वायरस के अंदर, लेकिन वोम को किसी भी होस्ट प्रोग्राम को किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती है। ये खुद ब खुद आपको क्या करता है, रेप्लिकेट करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस आपको यहाँ पर याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी बिट्स ऑफ डाटा इज ट्रांसमिटेड एट ए टाइम यूजिंग ए पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट के अंदर एट ए टाइम, एक टाइम के अंदर कितने बिट्स का डाटा पर ट्रांसमिट होता है वो आपको बताना है। तो अगर आपने मुझे पहले से फॉलो किया है तो हर एक एक्सप्लेनेशन के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि 8 बिट्स ऑफ डाटा एट ए टाइम पैरेलल पोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र होता है। और पैरेलल पोर्ट कहाँ पर यूज में लाया जाता है, यूज टू कनेक्ट द प्रिंटर टू ए कंप्यूटर। प्रिंटर को कंप्यूटर से अटैच करने के लिए पैरेलल पोर्ट का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो कि 8 बिट्स ऑफ डाटा एट ए टाइम यहाँ पर ट्रांसमिट करता है। एक आता है आपका सीरियल पोर्ट। तो सीरियल पोर्ट कितना डाटा एट ए टाइम यहाँ पर ट्रांसफ़र करता है, तो 1 बिट ऑफ डाटा सीरियल पोर्ट यहाँ पर ट्रांसफ़र करता है। यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है ये, तो मोडेम्स के अंदर, स्कैनर्स के अंदर और बारकोड रीडर्स। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका सीरियल के अंदर पूछा गया था PS2P पोर्ट का यूज कहाँ पर होता है,
तो इसका यूज आपका होता है माउस को और कीबोर्ड को पीसी के अंदर प्लग करने के लिए। यूज टू प्लग माउस और कीबोर्ड टू ए कंप्यूटर। ठीक है, आपने एक राउंड शेप का जो वायर हमारे पास जो पोर्ट होता है उसके आगे देखा होगा एक राउंड शेप का आपको फिगर देखने को मिलता है, तो आपका होता है PS2P पोर्ट। ठीक है ना, जिसकी हेल्प से हम माउस या कीबोर्ड को अपने कंप्यूटर से अटैच करते हैं। एक फुल फॉर्म याद कर लो यार, यहाँ से एक फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट बनती है SCSI। तो SCSI फुल फॉर्म होती है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ठीक है, तो सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। पैरेलल पोर्ट के अंदर 8 बिट्स ऑफ डाटा ट्रांसमिट होता है आपका एट ए टाइम। सीरियल पोर्ट के अंदर 1 बिट ऑफ डाटा ट्रांसमिट होता है एट ए टाइम। कौन कौन से एग्जांपल हैं? मोडेम्स के अंदर यूज में लाया जाता है, स्कैनर्स के अंदर और बारकोड रीडर्स के अंदर। PS2P पोर्ट्स माउस और कंप्यूटर को अटैच करने के लिए कंप्यूटर के अंदर यूज में लाए जाते हैं। SCSI फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट विल यू प्रेस in order to minimize all program on a computer screen and display the desktop? अगर आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, उनको आपको मिनिमाइज करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या रहेगी वो यहाँ पर पूछ रहा है एग्जामिनर। तो उसके लिए शॉर्टकट की आपकी रहती है विंडो की के साथ D आपको प्रेस करना है, तो वो जो प्रोग्राम्स हैं आपके सारे मिनिमाइज हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, TCS के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज देखो, विंडो 10 की, ठीक है, जो एग्जामिनर पूछ रहा है बार बार। अगर आपने ऐप्स ओपन कर रखी हैं, डिफरेंट ऐप ओपन कर रखी हैं, उनके बीच में आपको स्विच करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या रहेगी? ऑल्ट के साथ आप टैब यहाँ पर प्रेस करोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका क्लोज द एक्टिव आइटम। कुछ भी आप काम कर रहे हो अपनी विंडो पर या कोई भी ऐप आपने ओपन कर रखी है, उसको आपको क्लोज करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की रहती है आल्ट के साथ F4 आप प्रेस करोगे तो वो आइटम या ऐप आपका क्लोज हो जाएगा। सॉरी, एक घर वालों का फ़ोन यही रखा था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको पीसी को लॉक करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या रहती है? विंडो की के साथ आप L प्रेस करोगे तो वो आपका जो पीसी है वो क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। डिलीट करने के लिए किसी सिलेक्टेड आइटम को, कोई आइटम आपने डिलीट करना है परमानेंटली, ठीक है, और इस वाले केस के अंदर जो आपका आइटम है या कोई फाइल है वो रिसाइकल बीन के अंदर नहीं जाएगी, परमानेंटली आपके सिस्टम से डिलीट हो जाएगी। तो इसके लिए हम शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं शिफ्ट के साथ डिलीट। ठीक है, तो ये सारी शॉर्टकट कीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू लॉग इन ए डिफरेंट यूजर और ब्राउज एज ए गेस्ट इन क्रोम? अगर क्रोम के अंदर आपको एज ए डिफरेंट यूज़र या ब्राउज करना है एज ए गेस्ट, तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी का यूज़ करना है आपको ये बताना है। तो ब्राउज एज ए गेस्ट के लिए हम शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं Ctrl+Shift+M। ऑप्शन थर्ड आपका राइट यहाँ पर रहेगा। Ctrl+Shift+J की बात करें तो ओपन्स द डेवलपर टूल। डेवलपर टूल्स को ओपन करने के लिए Ctrl+Shift के साथ J का हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं खोलकर।
अब मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और जे प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे डेवलपर टूल्स आपके यहाँ पर ओपन हो गए। क्लोज कर देते हैं इसको। कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस करूँगा तो आप यहाँ पर एज ए डिफरेंट यूज़र या एज ए गेस्ट यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इज़ ए यूनिक फीचर ऑफ जीमेल विच ऑटोमेटिकली sorts your email into 3 सेक्शन: इम्पोर्टेंट, अनरीड, स्टार्ड एंड एवरीथिंग एल्स। इनमें से कौन सा जीमेल का ऐसा फीचर है जो ऑटोमेटिकली शॉर्ट कर देता मेल्स को 3 सेक्शन के अंदर? इम्पोर्टेंट आ जाएंगे, जिसके अंदर अनरीड आ जाएंगे, स्टार्ड आ जाएंगे, या कोई भी आपके बचते हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये फीचर होता है आपका प्रायोरिटी इनबॉक्स का। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, और ये TCS का PYQs है। ठीक है, मेरी बुक भी आने वाली है जिसके अंदर आपको प्योर TCS के PYQs देखने को मिलेंगे। बच्चों के कमेंट इसीलिए आते हैं कि सर आपके पढ़ाए हुए में से आता है एज ए टीज़, जो भी आप करवाते हैं या जो भी आप एक्सप्लेनेशन बताते हैं वो एज ए टीज़ एग्जाम के अंदर छपता है। क्यों? क्योंकि मैं कंटेंट पर फोकस करता हूँ। TCS के PYQs मैं एक भी एग्ज़ाम नहीं छोड़ता हूँ जिसके अंदर जो TCS ने लिया हो और उसके अंदर कंप्यूटर पूछा हुआ हो। ठीक है, तो मेरे पास इतना कंपाइलेशन है, किसी के पास भी इतना कंपाइलेशन देखने को नहीं मिलेगा। आपको तो पता भी नहीं है कौन कौन से एग्ज़ाम TCS ने लिए थे, आपको तो गिने चुने पता है SSC वगैरह की, लेकिन मेरे पास कंप्लीट कंपाइलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए कंटेंट पर फोकस करो। दुनिया रद्दी पढ़ा रही है, कुछ आना जाना नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करोगे। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट देखकर ही एग्ज़ाम के अंदर बैठ जाओ ना तो आपको फेल करने वाला कोई नहीं है, गारंटी देता हूँ मैं। ठीक है, कोई भी बुक आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए भाई, मेल खोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने मेल ओपन कर लिया। अगर आपको यहाँ पर इनबॉक्स की सेटिंग करनी है तो आप यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करोगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद नीचे बाय डिफ़ॉल्ट जो फिलहाल आपको यहाँ पर इंटरफेस दिख रहा है जिसके अंदर सभी प्रकार के आपके मेल्स हैं। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका। अगर आपको यहाँ पर शॉर्टिंग करनी है तो आप प्रायोरिटी इनबॉक्स पर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद शॉर्ट हो जाएंगे आपके मेल्स, अनरीड, स्टार्ड, जो भी आपने कर रखे होंगे उनके अंदर वो शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। विच फंक्शन की इज यूज टू एक्सटेंड ए सिलेक्शन इन MS वर्ड 365? MS वर्ड के अंदर सिलेक्शन को एक्सटेंड करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी रहेगी आपको बताना है। दोस्तों क्वेश्चन आपको MS Excel 365 के ही देखने को मिलेंगे। बाकी जो आपके न्यूअर वर्जन है, जैसे मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ 2019 वाला, तो कुछ खास इतना चेंजमेंट नहीं है। ठीक है, चेंजमेंट तो है लेकिन इतना कुछ खास चेंजमेंट नहीं है। जहाँ पर भी चेंजमेंट होगा हम आपको बता देंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कोई पैराग्राफ लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ सिलेक्शन कर रहा हूँ, मैंने इतना यहाँ पर सिलेक्शन किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर F8 प्रेस करूँगा। F8 प्रेस करने के बाद आप देख पा रहे होगे मेरा जो सिलेक्शन है वो बढ़ रहा है, कंप्लीट यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है पैराग्राफ F8 जैसे मैंने प्रेस किया तो। ठीक है, तो सिलेक्शन को एक्सटेंड करने के लिए F8 का यूज हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। A या N फंक्शन checks to see if two text values are exactly identical in MS Excel 365। MS Excel 365 के अंदर दो टेक्स्ट वैल्यूज़ को एग्जैक्टली आइडेंटिकल फाइंड आउट करने के लिए कौन से फंक्शन का यूज़ करते हैं हम, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहीं से आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट फंक्शन का हम यूज़ करते हैं दो आइडेंटिकल वैल्यूज़ को यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए। चलिए देखते हैं। और दोनों आइडेंटिकल वैल्यूज़ अगर सेम होंगी तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, ट्रू आएगा। यही पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ डाटा ले रखा है, एक और ले लेते हैं, ये ले लिया मैंने। अब मैं एग्जैक्ट का यूज़ करूँगा यहाँ पर कि दो टेक्स्ट को यहाँ पर मैच करूँगा। फर्स्ट वाला सेलेक्ट किया, कोमा लगाया, फिर सेकंड वाला सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज की, एंटर प्रेस किया। तो ये ट्रू है क्योंकि दोनों टेक्स्ट हमारे रोहित और रोहित दोनों सेम हैं। अगर हमारे दोनों टेक्स्ट सेम आएंगे तो रिजल्ट आपका ट्रू आएगा। अदरवाइज चलिए इसके अंदर थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं। अब मैं यहाँ पर करूँगा दिनेश को सिलेक्ट। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो रोहित और दिनेश का जब मैंने मैच किया तो फॉल्स रिजल्ट आया क्योंकि दोनों सेम नहीं है। तो एग्जैक्ट आइडेंटिकल वैल्यूज़ को वर्कआउट करने के लिए हम एग्जैक्ट का यूज़ करते हैं। एक यहाँ पर आ रहा है कॉन्कैटिनेट।
ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछ जाता है। ठीक है, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, ये क्या करता है, ज्वाइन करता है टू और मोर स्ट्रिंग्स इनटू वन स्ट्रिंग। कैसे, वो ऐसे, कॉनकैट का यूज करूंगा। ठीक है, फर्स्ट वाला टेक्स्ट मैंने ये सिलेक्ट किया। अब मुझे जो अदर स्ट्रिंग है हमारी, जिसको मुझे इसके साथ क्या करना है, कंबाइन करना है, उसको सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, तो दोनों स्ट्रिंग्स आपकी यहाँ पर एक स्ट्रिंग्स के अंदर ऐड हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर टू एक्सपोर्ट एक्सेल चार्ट्स एज PDF इन MS एक्सेल 365। MS एक्सेल 365 के अंदर अगर आप कोई चार्ट बना रहे हो, आपको उसको एक्सपोर्ट करना है एज ए PDF। ठीक है, तो उसके लिए आप किस सीक्वेंस का यहाँ पर यूज करोगे? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, चार्ट को क्रिएट करोगे। चार्ट क्रिएट करने के बाद चार्ट को सिलेक्ट करोगे, फिर फाइल मेन्यू में जाओगे, फिर सेव एज पर जाकर एज ए PDF उसको क्या कर दोगे, सेव कर दोगे। ऑप्शन 4 आपका राइट रहेगा और वो आपका क्या हो जाएगा, PDF बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर कुछ बना लेता हूँ, इसका इंसर्ट पर क्लिक करूँगा। पहले तो मैं इसका एक चार्ट बनाता हूँ, ये मैंने चार्ट बना लिया। ठीक है, चार्ट सेलेक्ट किया, फाइल के अंदर गया, सेव एज पर क्लिक किया, ब्राउज़ पर क्लिक करूँगा। ब्राउज़ पर क्लिक करने के बाद इसे सेव एज PDF कर दूंगा, तो ये जो चार्ट है हमारा एक्सपोर्ट हो जाएगा एज ए PDF। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद यहाँ से सेव कर दूंगा, तो ये चार्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा एज ए PDF। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सीक्वेंस आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल 365 फार्मूला। यहाँ पर एक आपको फॉर्मूला दे रखा है जिसका आउटपुट आपको बताना है। सीलिंग डॉट मैथ का फॉर्मूला रहेगा। सीलिंग के अंदर दोस्तों क्या करते हैं, ये हमारा होता है नंबर, ये होता है हमारा सिग्निफिकेंस। तो हमें सिग्निफिकेंस का मल्टीपल यहाँ पर फाइंड आउट करना है जो 134 से बड़ा हो। तो 134 से बड़ी कौन सी वैल्यू आपको यहाँ पर दिख रही है, ना 7 है, ना 15 है, ना 2 है। एक ही वैल्यू आपको यहाँ पर दिख रही है जो कि 17 का मल्टीपल है 136। ध्यान रखना है 134 से बड़ा मल्टीपल आपको देखना है 17 का, तो कौन सा होगा, 136। कितने पे जाता है, 8 पे जाता है, 17 8 है ना, 136, 856, हाँ बिल्कुल। तो 4th इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए VGA कनेक्टर इज ए पॉइंट टू पॉइंट चैनल यूज टू। VGA क्या रहेगा, फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, वीडियो ग्राफिक्स एरे। CGA के अंदर पूछा गया था कितने पिन का कनेक्टर होता है, तो 15 पिन का कनेक्टर रहेगा। एक ये आपका पॉइंट टू पॉइंट चैनल है जिसका यूज किया जाता है ट्रांसफर वीडियो सिग्नल्स बिटवीन 2 वीडियो कंट्रोलर्स। 2 वीडियो कंट्रोलर्स के बीच में वीडियो सिग्नल्स का ट्रांसफर करने के लिए VGA का यहाँ पर यूज करते हैं, और ये होती है आपकी VGA। ठीक है, एक को हम क्या करते हैं, CPU के अंदर अटैच करते हैं, एक को हम क्या करते हैं अपने मॉनिटर के अंदर अटैच करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, वीडियो सिग्नल्स का आपका ट्रांसफर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। विच फाइल फॉर्मेट इज यूज टू सेव माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन XML मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल XML मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक का फाइल फॉर्मेट आप कौन सा यहाँ पर लोगे वो आपको बताना है। तो इसके लिए जो हमारा फाइल फॉर्मेट रहता है .XLSM, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर बनेगा। और भी पूछ सकता है एग्जामिनर बाइनरी फाइल फॉर्मेट एक्सेल के अंदर, तो बाइनरी फाइल फॉर्मेट क्या रहता है, .XLSB। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पूछ सकता है एक्सेल टेम्पलेट के लिए फाइल फॉर्मेट क्या रहेगा, तो एक्सेल टेम्पलेट के लिए होता है .XLTX। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। दिव्या कस्टमाइज्ड द मार्जिन्स इन ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 डॉक्यूमेंट। दिव्या ने कस्टमाइज किए हैं मार्जिन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 डॉक्यूमेंट के अंदर। हर मोस्ट रिसेंट सेटिंग्स विल अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द मार्जिन मेन्यूज। जो उसने सेटिंग की है वो कहाँ पर यहाँ पर विजिबल होंगी, मार्जिन मेन्यू के अंतर्गत। तो दोस्तों जो भी हम यहाँ पर मार्जिन को कस्टमाइज यानी कि खुद से सेटिंग करते हैं वो सारी आपकी विजिबल होती हैं टॉप के अंदर।
मार्जिन मेन्यू के अंदर टॉप में आपको वो सेटिंग देखने को मिलती हैं, किस नाम से, लास्ट कस्टम सेटिंग के नाम से। चलिए मैं आपको 2016 के अंदर ओपन करके दिखा देता हूँ ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर लेआउट के अंदर मार्जिन्स याद रखना है, लेआउट के अंदर मार्जिन आपको देखने को मिलता है। और ऊपर ही ऊपर देखो लास्ट कस्टम सेटिंग। लास्ट कस्टम सेटिंग का मतलब ये है कि हमने लास्ट में यहाँ पर कौन सी सेटिंग्स अप्लाई की हैं यहाँ पर मार्जिन्स के अंदर, ठीक है। कस्टम मार्जिन्स पर आप क्लिक करोगे, जो भी मार्जिन आपको जिस प्रकार का चाहिए है वो कस्टम मार्जिन पर जाकर उसे सेट आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर टॉप लेफ्ट कितना भी चाहिए है, जो सेटिंग आप करोगे वो आपको यहाँ पर कहाँ पर विजिबल होंगी, मार्जिन्स के अंदर लास्ट कस्टम सेटिंग में, कितना आपने टॉप किया, कितना बॉटम किया, कितना लेफ्ट, कितना राइट, ठीक है। और ये सारे आपके बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल मार्जिन देखने को मिलता है, नैरो, मॉडरेट, वाइड और मिरर्ड, ये सारे आपके क्या रहते हैं, मार्जिन्स की टाइप आपको देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इन टर्म्स कंप्यूटर आर्किटेक्चर द टर्मिनोलॉजी CISC इज़ द एक्रोनिम ऑफ। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के संबंध में टर्मिनोलॉजी CISC का यहाँ पर फुल फॉर्म आपको बताना है क्या रहेगा। तो CISC फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर बनेगा, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ईमेल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट्स आपको दे रखे हैं ईमेल के बारे में और आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं। फर्स्ट दे रखा है द यूज़र नेम एंड डोमेन नेम आर सेपरेटेड बाई @ सिंबल। बिल्कुल सही है, यूज़र नेम और डोमेन नेम इसको सेपरेट किया जाता है किससे, @ से। नेक्स्ट दे रखा है ईमेल्स आर केस सेंसिटिव। क्या ईमेल्स केस सेंसिटिव होते हैं? केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, कई बार जब हम पासवर्ड लगाते हैं तो उसके अंदर आपको स्पेशल कैरेक्टर्स मांगता है, स्मॉल लेटर्स का यूज़ कीजिए, नंबरिंग का यूज़ कीजिए, ठीक है, कैपिटल लेटर्स का यूज़ कीजिए अपने पासवर्ड के अंदर, तो उनको बोलते हैं हम केस सेंसिटिव। लेकिन आपको ईमेल एड्रेस के अंदर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो ईमेल्स जो रहेंगी आपकी केस सेंसिटिव नहीं रहती हैं। तो सेकंड जो आपकी स्टेटमेंट है वो गलत है, फर्स्ट आपकी ट्रू रहेगी, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, what is the margin of a page when narrow option is selected for left and right while printing a document in MS Word 365। MS Word 365 के अंदर जब हम मार्जिन को नैरो पर सेट कर देते हैं, ठीक है, और हम उसे प्रिंट करते हैं, तो लेफ़्ट और राइट मार्जिन आपको यहाँ पर कितना देखने को मिलता है वो आपको बताना है। तो लेफ़्ट और राइट मार्जिन आपको यहाँ पर MS Word 365 के अंदर 0.5 इंच लेफ़्ट और 0.5 इंच राइट देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह आपका 365 है, विजिबल अगर आपको है तो यहाँ पर आप देखो नैरो मार्क करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका नैरो है जिसके अंदर लेफ़्ट आपको 0.5, सभी मार्जिन आपको 0.5 ही देखने को मिलेंगे, लेफ़्ट, बॉटम और टॉप और राइट, ठीक है। तो 0.5 ईच रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर क्या बोल रहा है, शीला वांट्स टू ऐड ए बैकग्राउंड पिक्चर टू योर वर्कशीट। शीला जो है वो कार्य कर रही थी वर्कशीट पर, अब उसे याद आया कि उसे एक बैकग्राउंड पिक्चर लगानी है कहाँ पर, वर्कशीट पर, ठीक है। तो आगे बोल रहा है वेयर डू शी फाइंड द ऑप्शन, उसको ये ऑप्शन कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर कभी भी वर्कशीट के बैकग्राउंड में आपको पिक्चर लगानी है तो ये फीचर आपको देखने को मिलेगा पेज लेआउट मेन्यू के अंदर। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, फर्स्ट इसका राइट आंसर आपका बनेगा। चलिए दिखाते हैं, 2016 के अंदर ही दिखा देते हैं आपको, ठीक है। एक्सेल ओपन करना पड़ेगा ना। तो ये हमने एक्सेल यहाँ पर ओपन कर लिया, पेज लेआउट पर क्लिक करेंगे। पेज लेआउट पर आपको बैकग्राउंड के अंदर अगर इमेज लगानी है तो आप यहाँ से इमेज अपनी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई अपने सिस्टम से कोई इमेज लगानी तो सिस्टम से आप इमेज लगा सकते हैं, यहाँ से सर्च करके वो इमेज यहाँ पर लगा सकते हैं। तो वर्कशीट के बैकग्राउंड के अंदर इमेज को लगाने के लिए आपको बैकग्राउंड के अंदर जाना पड़ेगा, पेज सेटअप के अंदर, पेज लेआउट टैब के अंतर्गत, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। कैसा लगा आपको प्रैक्टिस है, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना न भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।